हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी आपके साथ में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 23 टू 26 मार्च के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, इस पूरी करंट अफेयर सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मध्य प्रदेश, इंडिया और वर्ल्ड की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट होती हैं। फिलहाल ये पूरी करंट अफेयर सीरीज आपको डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक एमपीपीएससी, एसएससी पुलिस एग्जाम, रेलवे एग्जाम या जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जिनमें करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो या ऐसे एग्जाम जिनमें करंट अफेयर्स आता हो, सभी एग्जाम्स में ये करंट अफेयर सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट किए बात करते हैं आज की फर्स्ट न्यूज के बारे में। तो हमारी आज की फर्स्ट न्यूज है 23 मार्च शहीद दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, आप सभी को पता है, और जिन्हें नहीं पता उन्हें याद होना चाहिए। शहीद दिवस। शहीद दिवस की जब हम लोग बात करते हैं तो हम जैसे ही सभी शहीद दिवस को याद करते हैं तो हमें तीन बहुत बड़े क्रांतिकारियों का नाम याद आता है। एक है भगत सिंह जी, दूसरे हैं राजगुरु राजगुरु और सुखदेव जी। इन तीनों महान क्रांतिकारियों को इस दिन फांसी की सजा दी गई थी। ध्यान रखना है, फांसी की सजा दी गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। किसके द्वारा भाई? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इन्हें फांसी दी गई थी इसी दिन। कौन सा दिन था और कौन सा साल? तो ध्यान रखना है आपको, एज इट इज कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। 23 मार्च 1931, एज इट इज इंपॉर्टेंट है। कौन सा केस चल रहा था इनके ऊपर? तो आपको ध्यान रखना है, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। कॉन्स्पिरेसी केस के तहत इन्हें सजा दी गई थी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के तहत। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस कब हुआ था भाई? तो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस ये 1928 में हुआ था। 1928 में हुआ था। एज इट इज ध्यान रखना है। अब मैं पूरी तरह से हिस्ट्री में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ा लेक्चर हो जाता है फिर। इसलिए जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है, जो जो चीजें याद रखने वाली चीजें हैं, उन सभी को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसके अलावा एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर्सनालिटी है जिनका नाम आप सभी को पता होना चाहिए, जो कि मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद। आजाद जी शहीद हुए। कब शहीद हुए हैं? तो ये शहीद हुए हैं 27 फरवरी 1931। 27 फरवरी 1931 एज इट इज इंपॉर्टेंट है। कहाँ शहीद हुए हैं ये? तो अल्फ्रेड पार्क में खुद को गोली मारकर। अल्फ्रेड पार्क जो कि इलाहाबाद में स्थित है, खुद को गोली मारकर इन्होंने खुद को गोली मारकर ये शहीद हो गए। एज इट इज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। आप सभी को कमेंट सेक्शन में क्या बताना है? तो आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है, कमेंट सेक्शन में बताना है चंद्रशेखर आजाद किस का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? मध्य प्रदेश के किस जिले से है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। किस जिले से है ये आपको कहाँ बताना है? कमेंट सेक्शन में बताना है। जिन्हें नहीं पता हो वो भी कमेंट कर सकते हैं, उन्हें मैं अगले लेक्चर में बता दूंगा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिन्हें नहीं आता, जिन्हें आता है और किसी ने जवाब लिख दिया है तो फिर भी आप अपने लिए जरूर जवाब लिखिए, क्योंकि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपके हिस्से की प्रिपरेशन करने कोई और नहीं आएगा, है ना? तो आप जितनी बार चीजों को लिखेंगे, जितना एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, आप उतना अच्छा रिजल्ट देख पाएंगे। फिलहाल चलिए पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। बात कर रहे हैं शहीद दिवस के बारे में। शहीद दिवस ऑल्सो नोन एज मार्टायर्स डे या सर्वोदय दिवस, या आप ऐसा कह सकते हैं शहीद दिवस, जिसे शहीद दिवस या सर्वोदय दिवस के नाम से जाना जाता है। 1931 में भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु को ब्रिटिश सरकार ने फांसी दे दी थी, इसलिए ये दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ईयर भी इंपॉर्टेंट है, साथ साथ कौन सा केस इससे जुड़ा हुआ है तो वो भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस ये कब हुआ था? 1928 में हुआ। 1928 में ये केस हुआ और इसी की सजा किसे मिली? तो इन तीनों क्रांतिकारियों को मिली थी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। एग्जैक्ट डेट अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रखना है 23 मार्च 1931। चलिए बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है 23 मार्च वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है ये पर्टिकुलर डे। इसकी इस साल की थीम इंपॉर्टेंट है, एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 13 कमिट्स अस टेक अर्जेंट एक्शन टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट। आप सभी को पता है क्लाइमेट चेंज बहुत तेजी से हो रहा है पूरे वर्ल्ड में। बहुत तेजी से हो रहा है क्लाइमेट चेंज, और क्लाइमेट चेंज में एक अच्छा परिवर्तन आए, एक अच्छा परिवर्तन देखने को मिले, या फिर अपने क्लाइमेट को अच्छा बनाने की दिशा में पूरा वर्ल्ड काम कर रहा है ना? इसलिए जितने भी क्लाइमेटिक एक्शंस हैं उन्हें कंट्रोल किया जा सके, इस पर पूरी तरह से काम चल रहा है। 23 मार्च 1950 को क्या हुआ था? तो
वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का जन्म हुआ था, आप ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है, हिंदी में भी यही बातें यहाँ पर दी गई हैं। फिलहाल बात करते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इस ऑर्गेनाइजेशन का जन्म कब हुआ, यानी इसका बर्थडे कब है, तो आप सभी को पता चल गया है भाई, 23 मार्च 1950 में इसका जन्म हुआ था। तो इसकी बर्थ डेट क्या हो गई भाई, तो इसकी बर्थ डेट हो गई है 23 मार्च। यह एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। किसकी है भाई, तो यूनाइटेड नेशंस की, जो कि रिस्पांसिबल है, जिम्मेदार है फॉर प्रमोटिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑन एटमॉस्फेरिक साइंस, क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी एंड जियोफिजिक्स। ये पर्टिकुलर क्या दिए हुए हैं, अगर यहाँ पर बात करें, क्या-क्या इसका काम होता है? इस ऑर्गेनाइजेशन का काम है कि ये इंटरनेशनल कोऑपरेशन लाए, यानी कि पूरे वर्ल्ड में जितने देश हैं, सभी देश स्पेशली किस बात पर प्रमोट करें, तो एटमॉस्फेरिक साइंस को प्रमोट करें, क्लाइमेटोलॉजी को प्रमोट करें, हाइड्रोलॉजी और जियोफिजिक्स को प्रमोट करें, जिससे हम क्लाइमेट को बहुत अच्छे और सुव्यवस्थित तरीके से उसके सारे एक्शंस को जान पाएँ और समझ पाएँ। इसका फाउंडेशन आपको पता चल गया, हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में, और साथ ही साथ इसके सेक्रेटरी जनरल हैं सेलेस्टे सोलो। सेलेस्टे सोलो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर, साथ-साथ सेक्रेटरी जनरल सेलेस्टे सोलो। ठीक है? तो क्या-क्या याद रखना है इस पर्टिकुलर न्यूज़ से? आपको ध्यान रखना है इसका जन्म कब हुआ भाई, तो जिस तरह से आपका जन्म हुआ है किसी न किसी दिन, उसी तरह से डब्ल्यूएमओ का जन्म हुआ 23 मार्च 1950, और फिलहाल आप सभी को सिर्फ ध्यान रखना है हेडक्वार्टर। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिलहाल आप इतना भी याद रख पाएँ तो बहुत है, ठीक है? इतना भी अगर आप याद रख पाएँ तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है? चलिए, बात करते हैं अगली इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। अगली इम्पोर्टेंट न्यूज़ है 24th ऑफ मार्च वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे, वर्ल्ड टीबी डे आप ऐसा भी बोल सकते हैं, वर्ल्ड टीबी डे। हो क्या रहा है भाई, आप सभी लोग परिचित हैं, 24 मार्च टीबी डिजीज आपने सुनी होगी, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। ये जो पर्टिकुलर डिजीज है, इसको समाप्त करने की बात कर रही है इंडिया। इंडिया क्या कर रहा है भाई, इंडिया इसे समाप्त करने की बात कर रहा है। इंडिया इसे पूरी तरीके से समाप्त करने की बात कर रहा है। कब तक, 2025 तक ये टारगेट रखा गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है, तो आपको बताना है वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है, तो 24 मार्च को मनाया जाता है। थीम क्या है इस साल की? यस वी कैन एंड टीबी। इस साल की थीम इंपॉर्टेंट है कि हम टीबी को पूरी तरीके से खत्म कर सकते हैं। क्या हुआ भाई? ऑन 24th ऑफ मार्च 1882 डॉक्टर रॉबर्ट कूच अनाउंस्ड द डिस्कवरी ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, द बैक्टीरियम दैट कॉजेस ट्यूबरकुलोसिस। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। और ये किस तरह की डिजीज है, तो बैक्टीरिया के थ्रू होने वाली डिजीज है। इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है? कौन सा बैक्टीरिया है भाई? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। मैं वो सारी चीजें आपको बताने का प्रयास करूंगा जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम में इससे क्या-क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं भाई? एग्जाम में इससे 2 ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक तो वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है, ये तो आपको पता चल गया। ये इतना ज़्यादा आपको नहीं भी याद रहेगा तो चल जाएगा। फिलहाल आप ध्यान रखेंगे, इसकी थीम इस साल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि मुझे लग रही है। साथ ही साथ इसको 2025 तक पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा। साथ ही साथ ये किस तरीके का रोग है, तो ये बैक्टीरिया के थ्रू होने वाला रोग है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। एज़ इट इज़ इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। टीबी हारेगा और देश जीतेगा, इस तरह की प्लेज़, इस तरीके का नारा दिया गया है। चलिए, बात करते हैं अगली इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। अगली इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, पीएम मोदी bestowed with Bhutan's highest civilian award, Order of the Drop ग्यालपो। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। हाल ही में भूटान के सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नवाजा गया है। उस अवार्ड का नाम क्या है? ऑर्डर ऑफ द ड्रॉप ग्यालपो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। हुआ क्या? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो मिला। यह सम्मान पाने वाले वह सरकार के पहले विदेशी प्रमुख हैं। भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक द्वारा भारत भूटान संबंधों के विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान और भूटानी राष्ट्र और लोगों के लिए उनकी विशिष्ट सेवा की सराहना में उन्हें यह प्रस्तुत किया गया है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इंडिया और भूटान के साथ जो रिलेशन एस्टैब्लिश किए हैं, किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। इसी वजह से उन्हें ये अवार्ड, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, भूटान के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया है। अब मुझे तो ऐसा लगता है कि हर जगह ये जहाँ भी जा रहे हैं, जहाँ भी विज़िट कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वहाँ पर वो उस कंट्री के जो उस कंट्री के जो पीएम होते हैं या प्रेसिडेंट होते हैं, वो उन्हें इस तरीके के वहाँ के उस देश के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से ऑलरेडी सम्मानित कर रहे हैं, और बहुत सारे कंट्री के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिए गए हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। चलिए, बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है,
एक क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपसे पूछ लिया है, एक और क्वेश्चन यहाँ से मुझे याद आ गया इसको देखते ही, इस न्यूज़ को देखते ही, और वो मैं आपसे ज़रूर पूछूँगा। इंडिया लॉन्चेस ऑपरेशन इंद्रवती टू इवैक्यूएट 12 नेशनल्स फ्रॉम हैती टू डोमिनिकन रिपब्लिक। हाल ही में हुआ क्या? हाल ही में आप सभी को नहीं पता होगा, लेकिन हैती हैती नाम की एक देश में हैती नाम के एक देश में हुआ क्या? कुछ रिबल्स घुस आए और वहाँ पर आतंक मचाया। कुछ रिबल्स घुस आए और वहाँ पर आतंक मचाया उस देश में, और जिससे वहाँ के आतंक मचाने के बाद ही वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्हें भागना पड़ा। अब क्योंकि वहाँ पर आतंक का माहौल है पूरी तरीके से, कहाँ? हैती में पूरी तरीके से आतंक का माहौल है, माहौल बना हुआ है, टेररिज़्म आप ऐसा कह सकते हैं, टेररिज़्म टाइप का। आतंकी माहौल है। इस वजह से हैती में फँसे हुए लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए इवैक्यूएट मतलब क्या होता है? इवैक्यूएट मतलब होता है भाई बाहर निकालना। इवैक्यूएट करने के लिए भारत ने कौन-सा ऑपरेशन चलाया है? तो उस ऑपरेशन का नाम आपको ध्यान रखना है, ऑपरेशन इंद्रवती। ऑपरेशन इंद्रवती इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक है? मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा क्या-क्या चीज़ें हैं। अब मैं थोड़ी देर में बात करूँगा हैती कहाँ पर है, उसकी लोकेशन भी मैं आपको बताने वाला हूँ, उसकी कैपिटल क्या है, वो भी मैं बताऊँगा। लेकिन फिलहाल क्या कहानी थी, इससे आपको समझ में आ गया। अब आपको कमेंट सेक्शन में क्या बताना है भई? कमेंट सेक्शन में आपको क्या बताना है, मैं ऑलरेडी आपसे यहीं पे पूछ रहा हूँ। ऑपरेशन अजय किन 2 देशों के बीच में चलाया गया ऑपरेशन है? इंडिया के द्वारा किस देशों के साथ चलाया गया ऑपरेशन है? ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। मुझे उम्मीद है कि आप बता पाएँगे। और इम्पोर्टेंट भी है, किसी न किसी एग्ज़ाम में आपको देखने को ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से कुछ और ऑपरेशन है, जैसे कि ऑपरेशन गंगा भी अगर आपको पता हो, तो ऑपरेशन गंगा के बारे में भी आप बता दें। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। चलिए, अगर नहीं बता पाएँ तो भी आप बताइएगा, आप सर्च करके भी बता सकते हैं। आप अपने जवाब ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शन में। फिलहाल बात करते हैं इस न्यूज़ के बारे में। इस न्यूज़ के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो भारत ने हैती से डोमिनिकन गणराज्य तक अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रवती शुरू किया है। सशस्त्र गिरोहों द्वारा देश की राजधानी पोर्ट ऑ प्रिंस हैती की क्या है? कैपिटल है, के 80% हिस्से पर कब्जा कर लेने के बाद, यानी कि सशस्त्र जो पूरा गिरोह है, यानी आप ऐसा कहें आर्म्ड गैंग जो घुस आई है, उसने हैती के लगभग 80% हिस्से पर कब्जा कर लिया, और जैसे ही कब्जा किया तो प्रधानमंत्री वहाँ के एरियल हेनरी, ध्यान रखना है इनका नाम, प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है भाई? प्राइम मिनिस्टर का नाम है एरियल हेनरी साहब वहाँ से भाग गए, कंट्री से क्या किए? भाग भाग गए, या देश से बाहर कर दिया गया उन्हें, और उनके इस्तीफे के बाद हैती को एक बड़े हिंसक उथल-पुथल का सामना करना पड़ रहा है। इस वजह से भारत के नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रवती लॉन्च किया गया है। ऑपरेशन इंद्रवती लॉन्च किया गया है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक है, अगर बात करें हैती के बारे में, तो हैती की लोकेशन को अगर आप ध्यान से देखें, तो हैती के पास आपको यहाँ पर दिखेगा कैरेबियन सागर, ठीक है? या कैरेबियन सी दिखेगा, कैरेबियन सी के जस्ट ईस्ट में आपको दिखेगी हैती नाम की कंट्री, ठीक है? ध्यान रखना है, इसकी कैपिटल क्या है? तो इसकी कैपिटल है पोर्ट ऑ प्रिंस इसकी कैपिटल है। इसके बगल में आपको दिखेगा डोमिनियन रिपब्लिक, हैती के जस्ट ईस्टर्न साइड पे आपको दिखेगा डोमिनियन रिपब्लिक। क्या-क्या चीज़ें इससे ध्यान रखनी है भाई? तो एक पैसेज आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो वो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको पीडीएफ में तो आसानी से दिखेगा, विंडवर्ड पैसेज, एक पैसेज आप ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पे गॉनवे आइलैंड आपको देखने को मिल जाएगा, ये दोनों बातें आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? मैं कोशिश करता हूँ इसे और ज़ूम करके दिखाने की। ये 2 चीज़ें आप 2-3 चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, क्या-क्या नियर बाय एरियाज़ हैं, इनको पता होना चाहिए इनके बारे में आपको। एग्ज़ाम में कई बार इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है? अगर बात करें हैती के बारे में, तो हैती इज़ लोकेटेड बिटवीन कैरेबियन सी एंड नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। कैरेबियन सी और नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के बीच में ये हैती लोकेट करता है। हैती ऑक्यूपाइज़ द वेस्टर्न 1/3 ऑफ द आइलैंड ऑफ हिस्पैनियोला। ऑफिशियल लैंग्वेज है इसकी फ्रेंच, हैतियन क्रियोल, और वर्ल्ड की फर्स्ट इंडिपेंडेंट ब्लैक लेड रिपब्लिक है, और कैपिटल यहाँ की है पोर्ट ऑफ प्रिंस। इंपॉर्टेंट है, करेंसी है हैतियन गॉड। ठीक है, ये दोनों बातें आप ध्यान रखेंगे। मुझे उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। हम लोग बात करते हैं अब अगली न्यूज़ के बारे में। हमारी अगली न्यूज़ है, इसरो ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया है पुष्पक रीयूजेबल लैंडिंग व्हीकल लैंडिंग एक्सपेरिमेंट। ये जो आपको विमान दिख रहा है, ये कौन-सा विमान है भाई? पुष्पक है। पुष्पक का नाम आपने ज़रूर सुना होगा रामायण में। रामायण में आपने ये नाम ज़रूर सुना होगा। रामायण में जब भगवान राम
लंका विजय के बाद जब अयोध्या वापस लौटे थे, तो वो किस विमान पर लौटे थे? तो उस विमान का नाम था पुष्पक विमान और उसी तरीके का काम ये करने वाला है, पुष्पक विमान। ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है भाई। क्या है भाई? इसरो हैज़ अचीव्ड अ मेजर माइलस्टोन इन द एरिया ऑफ रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल आरएलवी टेक्नोलॉजी through RLVLEX-2 landing experiment, the second of the series conducted at Aeronautical Test Range चित्रदुर्ग in कर्नाटका। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यानी पुष्पक मिशन का प्राइमरी उद्देश्य पूरी तरीके से पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकियों का विकास करना है, जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष तक कम लागत में पहुंच को सक्षम बनाना है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इस बात को मैं हाइलाइट कर रहा हूं, इसका उद्देश्य क्या है? अंतरिक्ष तक कम लागत में पहुंचने को सक्षम बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। यह मिशन अंतरिक्ष मिशन की लागत को कम करने और अंतरिक्ष मलबे को कम करने के लिए इसरो के चल रहे प्रयासों का प्रमुख हिस्सा है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। क्या-क्या याद रखेंगे आप? तो पुष्पक रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल के बारे में ध्यान रखेंगे, मुझे बार-बार वही याद आ रहा है, पुष्पक विमान। तो इसका मेन उद्देश्य प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आप याद रखेंगे, अंतरिक्ष तक कम लागत में पहुँच को सक्षम बनाना, साथ ही साथ लागत को कम करना और अंतरिक्ष मलबे को कम करने के लिए इसरो द्वारा चल रहे प्रयासों का ये हिस्सा है। फिलहाल अगर आप सभी को नहीं पता हो, तो पुष्पक विमान का नाम प्राचीन भारतीय महाकाव्य रामायण के पौराणिक अंतरिक्ष यान के नाम पर रखा गया है। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, भारतीय वायुसेना ने पुष्पक आरएलवी को वांछित ऊंचाई तक उठाने के लिए चिनूक हेलीकॉप्टर प्रदान करके मिशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इससे क्या याद रखना है? आपको ध्यान रखना है, पुष्पक एक रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल है, ठीक है? पुष्पक एक रीयूजेबल का मतलब क्या होता है? जिसे फिर से पुनः यूज किया जा सके, है ना? उपयोग में लाया जा सके। रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है? इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव या एम क्या है, आप वो ध्यान रखें, बस इतना ही काफ़ी है। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है, ये नाम कहाँ से लिया गया है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पता चल गया है। ये कहाँ से लिया गया है, तो ये रामायण से लिया गया है। चलिए, बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारी, रिसेंटली साइमन हैरिस हैज़ बिकम द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड। आयरलैंड के हाल ही में सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए हैं? तो साइमन हैरिस बन गए हैं, जिनकी इमेज आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। एक बिल्कुल स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है, साइमन हैरिस, आपको नाम ध्यान रखना है। साइमन हैरिस, यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड, यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड, ठीक है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। चलिए, बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, मुंबई विन्स रणजी ट्रॉफी 2024 आफ्टर बीटिंग विदर्भ। हाल ही में रणजी ट्रॉफी का फाइनल खेला गया, आप सभी को ये वाली बात पता होनी चाहिए, रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी की जब हम लोग बात करते हैं, तो आप सभी को ये वाली बात पता होनी चाहिए। रणजी ट्रॉफी की जब हम बात कर रहे हैं, तो रणजी ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा बार कौन-सी टीम ने ये टाइटल जीता है? तो मुंबई। इस साल भी ये टाइटल मुंबई ने जीता है, साथ ही साथ सबसे ज़्यादा बार यानी टोटल 42 बार, 42वीं बार ये टाइटल अपने नाम किया है, ध्यान रखना है। रणजी ट्रॉफी टाइटल अपने नाम किया है, ये खिताब हासिल किया है सबसे ज़्यादा। कितनी बार? तो आप देख सकते हैं, मुंबई को 42 बार ये टाइटल, ये ट्रॉफी मिल चुकी है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 1934 से इसकी शुरुआत की गई थी रणजी ट्रॉफी की, और मुंबई की टीम ने सबसे ज़्यादा बार ये टाइटल अपने नाम किया है। इसके अलावा अगर बात करें मध्य प्रदेश के बारे में, तो मध्य प्रदेश भी एसोसिएट करता है, मध्य प्रदेश की टीम भी खेलती है, इसलिए मध्य प्रदेश के लोगों को पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश एमपीपीएससी में भी इस तरह के प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं। आप सभी को पता होना चाहिए, मध्य प्रदेश 2021-22 में शायद, बिल्कुल इफ आई एम नॉट करेक्ट, बिल्कुल यही ईयर है, जब मध्य प्रदेश ने ये खिताब अपने हासिल किया था, या रणजी ट्रॉफी जीती थी, ठीक है? इस टीम के कप्तान कौन थे भाई? कैप्टन का नाम आपको पता होना चाहिए, कैप्टन थे मध्य प्रदेश के खिलाड़ी, आदित्य श्रीवास्तव साहब। ठीक है? चलिए, फिलहाल बात करते हैं थोड़ा-सा इसके बारे में और 23-24 की चैंपियन टीम है मुंबई और रनर अप रही है विदर्भ। 2022-23 में सौराष्ट्र की टीम ने, यानी पिछले साल ये टाइटल हासिल किया था। 2022 में ये ट्रॉफी हासिल की थी सौराष्ट्र की टीम ने, और 1934 में जब पहली बार इसका एडिशन रखा गया, तब बॉम्बे ने ये खिताब, या बॉम्बे की टीम ने ये खिताब हासिल किया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आप ध्यान रख पाएँगे। बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, शरत कमल टू बी द इंडियाज़ फ्लैग बियरर एट 2024 पेरिस ओलंपिक। आप सभी को पता है, पेरिस में
इस साल ओलंपिक गेम्स होने वाले हैं, पेरिस में ओलंपिक गेम्स होने वाले हैं, जुलाई-अगस्त में ये गेम्स कंडक्ट किए जाएँगे। और इंडिया की तरफ से जो फ्लैग बियरर हैं वो कौन है? तो फ्लैग बियरर का नाम आप सभी को ध्यान रखना है, वो हैं शरथ कमल अचंता, शरथ कमल अचंता। कई बार इनके इन पर प्रश्न पूछा गया क्योंकि इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो कि सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार है। ठीक है? इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है इनके बारे में। इन्हें ये खिताब कब दिया गया था? तो इन्हें ये खिताब 2022-23 में दिया गया था। 2022-23 में, और इस बार 23-24 का खिताब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसे दिया गया है? तो सात्विक साईराज जी को, और एक और प्लेयर है। जिनका नाम है चिराग शेट्टी। इन दोनों प्लेयर्स को 2023 के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एज इट इज़ आपको ध्यान रखना है, आने वाले अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो इस तरह से आपको ये वाली बातें पता होनी चाहिए। फिलहाल शरथ कमल अचंता साहब बन चुके हैं 2024 पेरिस ओलंपिक के इंडिया के फ्लैग बियरर, जो कि इंडिया का फ्लैग लेकर मेजबानी करेंगे भारत की। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। ये किस खेल से एसोसिएट रखते हैं, तो ये टेनिस प्लेयर हैं, आप सभी को ये वाली बात पता होनी चाहिए। इसके अलावा शेफ द मिशन है मैरी कॉम, जो कि एक बॉक्सर हैं, एज इट इज़ इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा डिप्टी शेफ द मिशन है शिवा केशवन। ठीक है, तो एज इट इज़ आपको ये तीन स्टार्टिंग फैक्ट्स पता होने चाहिए। पहला है फ्लैग बियरर, दूसरा है शेफ द मिशन, और तीसरा फैक्ट है डिप्टी शेफ द मिशन। एज इट इज़ बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। हमारी अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड। हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है सक्षम ऐप। एज इट इज़ इम्पॉर्टेंट है, सक्षम एक एप्लीकेशन है जिसे एशियाई ने लॉन्च किया है। ये पर्टिकुलर ऐप विकलांग व्यक्तियों के लिए आसान मतदान की सुविधा प्रदान करता है, साथ ही साथ मतदान केंद्रों पर सुविधाओं का लाभ दिलाने में मदद करता है। सभी तक पहुंच प्रदान करने और किसी भी मतदाता को पीछे न छोड़ने के लिए चुनाव आयोग ने ये घोषणा की है कि 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता और 40% बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति घर से ही मतदान कर सकते हैं। यानी कि 85 साल से अधिक उम्र के जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी वोटर्स हैं, साथ ही साथ 40% डिसेबिलिटी वाले पर्सन्स के लिए स्पेसिफिकली इस सक्षम ऐप को तैयार किया गया है, जिसकी वजह से वो आसानी से घर से ही वोट डाल सकेंगे। इसलिए आपको ये पर्टिकुलर क्राइटेरिया ध्यान रखना है, एज इट इज़, जो कि इम्पॉर्टेंट है। इस पर्टिकुलर ऐप को लॉन्च किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, यही सारी बातें आपको इंग्लिश में भी मिल जाएंगी, तो इंग्लिश मीडियम वाले परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने हाल ही में अप्रूव किया है स्टेशियो शिव शक्ति एज नेम फॉर चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट। जैसा कि आप सभी को पता है, चंद्रयान 3 जो कि चंद्रमा पर पहुंच चुका है 23 अगस्त 2023 को, और 23 अगस्त को ही नेशनल स्पेस डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाएगा, जैसे कि घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। एज इट इज़ आपको ध्यान रखना है कि उस समय पर ये नाम रखा गया था शिव शक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और अब इस न्यूज़ में ये बात कही गई है कि इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जो कि स्पेसिफिकली प्लानिटरी सिस्टम्स का एक वर्किंग ग्रुप है जो कि सारे नॉमेनक्लेचर का काम करता है, उसने इस पर्टिकुलर लैंडिंग पॉइंट को नाम दे दिया है शिव शक्ति पॉइंट। ठीक है, तो एज इट इज़ इम्पॉर्टेंट है, इस तरह से अप्रूवल भी मिल चुका है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी अब ये अप्रूव करता है कि चंद्रयान 3 जिस जगह पर लैंड किया, उस जगह का नाम शिव शक्ति रखा जाएगा। एज इट इज़ इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल बेसिक सी इंफॉर्मेशन है जो कि आप सभी को ध्यान रखनी है। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे मनाया जाता है। बाकी बातें आप यहाँ से सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। इसके अलावा चंद्रयान 2 की अगर आप बात करें, तो चंद्रयान 2 मिशन स्पेसिफिकली 2019 में लॉन्च किया गया था, और उसके लैंडिंग पॉइंट का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तिरंगा दिया था। ध्यान रखना है, एज इट इज़ इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए,
बात करते हैं, इस तरह से हमारी न्यूज़ पूरी कंप्लीट हुई और आप सभी से जितने भी जो भी क्वेश्चन मैंने कमेंट सेक्शन में पूछे हैं, उसका जवाब आप ज़रूर दें। साथ ही साथ अगर आपको पीडीएफ चाहिए, तो आप टेलीग्राम ग्रुप स्टडी आपके साथ से जुड़कर अपने इस सेशन की पीडीएफ वहाँ से आप आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ आप चाहें तो इस पर्टिकुलर सेशन को अपने डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फेसबुक पर कहीं पर भी आप शेयर कर सकते हैं और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं जहां से आपको रील्स के माध्यम से करंट अफेयर्स का रिवीजन भी हो सकता है। इस तरह से हम लोगों का पूरा सेशन कंप्लीट हुआ। अपने दोस्तों तक इस सेशन को आप ज़रूर पहुंचाएं जिन्हें इनकी ज़रूरत है। हम लोग मिलेंगे अपने फिर से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।